Hello +1 class. Today we are going to start our next topic and the name of the topic is Continued Economic Growth and Calls for Democratization. And जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेज नंबर 256 to पेज नंबर 259 in your NCERT book. And luckily आज की जो हमारी लेक्चर रहेगा या वीडियो रहेगी वो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारे सिलेबस का. इसके बाद हमारे +1 हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डन हो जाएगा आज. सो मीन्स आज के जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कोरिया की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की डिज़ायर थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जैसे कि हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक में. और वो बढ़ गई थी किसकी डेथ के बाद? डेथ ऑफ पाक चंग ही की. जो था पाक चंग ही जो था उसे असैसिनेट करवा दिया गया था. और फिर क्या हुआ था 1979 के जो दिसंबर था ना, उस दिसंबर में एक मिलिट्री coup यानी एक ऐसी मिलिट्री का पर्सन जो था वो चूज़ किया गया था और वो पावर में आ गया था और उसका नाम था चन डूहान. तो ये जो पर्सन था अब वो पावर में आ गया था, गवर्नमेंट में आ गया था. और मई 1980 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था सिटीजन्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा. और उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी? ऑब्वियस है वो डिमांड थी डेमोक्रेसी की. किसकी डिमांड की थी? उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की थी. तो लोगों ने क्या किया था? डेमोक्रेसी वहाँ पर मांगनी, डिमांड करनी शुरू कर दी थी. तो जो मिलिट्री थी ना उसने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था. क्या कर दिया था? सप्रेस कर दिया था. किसको? डेमोक्रेसी मूवमेंट को, जिसको मैं डीएम के नाम से डिनोट कर रही हूँ. तो डीएम को इन्होंने सप्रेस कर दिया था. और वहाँ पे क्या लगा दिया गया था? मार्शियल लॉ लगा दिया था. और स्ट्रिक्टली ये लॉ जो था वह वहाँ पर फॉलो किया गया था. क्या किया गया था? फॉलो किया गया था. फिर लेकिन क्या हुआ था? ये देखो बाकी सारी जगह पे जो मिलिट्री थी उसने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था और मार्शियल लॉ लगा दिया था. लेकिन एक ऐसी जगह थी जिसे ग्वेंजू नाम की जगह कहा जाता है, वहाँ पर जो था ना ये सप्रेस नहीं हुआ था. डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट था वो सप्रेस नहीं हुआ था. सिटीजन्स और स्टूडेंट्स जो थे वो पीछे नहीं हटे थे, जिस वजह से उसे ग्वेंजू डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कहा जाता था. वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने लगातार जो था वो डेमोक्रेसी के डिमांड करी रखी. और फिर क्या हुआ था कि जो चन की मिलिट्री थी ना उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस डेमोक्रेटाइजेशन के जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे सप्रेस करने की. और कुछ साल के बाद जो चन था वो क्या हो गया था? पावर में आ गया था, यानी एक प्रेसिडेंट बन गया था. क्या बन गया था? प्रेसिडेंट. अब ये जो प्रेसिडेंट बना था ना ये इलेक्शन की वजह से, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे नहीं बना था. ये इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्शंस हुए थे और उस वजह से ये क्या बन गया था? वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया था और पावर आ गई थी. और वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे वो किसके अकॉर्डिंग हुए थे? यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो उसके अंडर ये प्रेसिडेंट बन गया था. तो ये पावर में तो आ गया था. अब ये जो था चन, ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आ गया था. इसने बहुत अच्छे काम भी किए थे. ये नहीं थी कि इसने सिर्फ लोगों को मौके दिए प्रोटेस्ट करने. डेमोक्रेसी ऑब्वियसली इसने यहाँ पे कम कर दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया था. तो इसने इंटरनेशनल इकोनॉमिक बूम भी लाया था. क्या लेकर आया था? इंटरनेशनल, यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट साबित हुआ था. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी. क्या हुई थी? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी. और वो कितनी थी? जब 1980 में ये जो ग्रोथ थी वो थी 1.7%. लेकिन 1983 में ये जो ग्रोथ थी वो हो गई थी 13.2%.
मतलब ग्रोथ जो इंक्रीज़ हुई थी वो थी 1.7%, लेकिन अब जो इंक्रीमेंट आया था वो 13.2% का इंक्रीमेंट आया था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पे, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ हुआ था, मॉडर्नाइज हुई थी इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन हुआ था, मीडिया एंड एडवांसमेंट्स आया था, सिटीजन सेल्फ अवेयरनेस आई थी, और पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो भी ग्रू होने लग गए थे। तो ये सारा कुछ जो था वो वहाँ पर होने लग गया था। लेकिन इस वजह से क्या हुआ था, जैसे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ होने लगा तो लोगों की जो ये डेमोक्रेसी की डिमांड थी ना वो रेगुलर होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई, और उसने ये अलो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड होने में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड होना पड़ा और एक डायरेक्ट इलेक्शन के लिए उन्हें कहा गया। ठीक है, कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट को चूज़ करने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट की वजह से डायरेक्ट इलेक्शन हुए, और वो डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए हुए, प्रेसिडेंट के लिए हुए। किसके लिए हुए, प्रेसिडेंट के लिए हुए। फिर मई 1987 का टाइम पीरियड आया, उसमें क्या हो गया था, ये जो चंद की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उसके अंदर एक गलत काम हो गया था। वो गलत काम क्या हो गया था, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को इन्होंने मरवा दिया था। क्या कर दिया था, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को इन्होंने टॉर्चर करके, उसकी डेथ हो गई थी इनके टॉर्चर के कारण। और इस स्टूडेंट को इन्होंने क्यों करवाया था, एक तो इन्होंने क्या किया, टॉर्चर किया, और जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये टॉर्चर और डेथ क्यों होगी, क्योंकि ये जो पर्सन था ना, ये जो स्टूडेंट था, उसने चंद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेगेटिव बातें बोल दी, यानी उस इनके लिए नेगेटिव थी लेकिन डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बात थी, लेकिन उसने उनके खिलाफ बोला तो उसे टॉर्चर किया गया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इससे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट करने लग गए थे और डेमोक्रेसी की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो डेमोक्रेसी की जो मांग थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और बहुत पीक पॉइंट पे आ गई थी, जिस वजह से इस मूवमेंट को जून डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जून डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, फिर इस जून डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कोरिया के ना सिर्फ स्टूडेंट शामिल थे बल्कि मिडिल क्लास के लोग भी बहुत ज़्यादा शामिल थे, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो थी पाई जाती थी, जिस वजह से डायरेक्ट इलेक्शंस हुए और कोरिया की एक नई डेमोक्रेसी का चैप्टर जो था वो वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। मतलब इस मूवमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई और जिसकी वजह से डायरेक्ट इलेक्शंस हुए और फिर प्रेसिडेंट चूज़ किया गया और एक नया फेज़ आया डेमोक्रेसी का, और वो फेज़ क्या था, न्यू फेज़ था। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। अब हम बात करेंगे कोरियन डेमोक्रेसी एंड IMF क्राइसिस। कोरियन डेमोक्रेसी एंड IMF क्राइसिस। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अपने मेंबर्स को है मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करती है सिर्फ अपने मेंबर्स को। कोरियन डेमोक्रेसी एंड IMF। तो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, वो हुए थे 1987 दिसंबर में, और उससे क्या हुआ था, एक पर्सन आ गया था पावर में जिसका नाम था रो ताए वू, और चंद मिलिट्री फैक्शन जो था वो फेल हो गया था। तो अब जो पावर में आ गया था वो ये पर्सन आ गया था, और कोरिया जो था एक पाथ पे चल गया था, डेमोक्रेसी के पाथ पे। और 1990 में फिर क्या हुआ था, 1990 में ये जो डेमोक्रेसी की मतलब फ्लो कह दो या एक धुन कह दो वो कंटिन्यू थी, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऑपोजिशन लीडर जो था वो पावर में आया था और उसका नाम था किम यंग सैम। और किम यंग सैम ने क्या किया था, मतलब ये जो रो था ना और इस किम ने, इन दोनों ने अपनी पार्टी को, मतलब ये दोनों ने मिलकर एक अपनी स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी जो थी वो
बना ली थी दोनों ने मिलकर। फिर दिसंबर 1992 में एक किम नाम का बंदा था जो एक सिविलियन था। क्या था? एक सिविलियन था। उसे चुना गया था प्रेसिडेंट, जिसने काफ़ी डिकेड्स क्या किया था, रूल किया था मिलिट्री के ऊपर। ये एक ऐसा बंदा था जिसने मिलिट्री के ऊपर रूल किया था और इसने क्या की थी, मतलब डेमोक्रेसी ये लाया था और काफ़ी ज़्यादा मार्च जो थी वो इस चीज़ के लिए की गई थी, डेमोक्रेसी के लिए की गई थी। इस बंदे ने ना, ये जो किम सिविलियन जो था प्रेसिडेंट के रूप में सामने आया था, इसने भी क्या किया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। अगर आपको याद हो तो कौन सा ऐसा बंदा था जिसने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी पे फोकस किया था, हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, तो वो था पाक। तो इसने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी पे ही क्या दिया था, जोर डाला था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो था वहाँ पर ग्रू अप हुआ था, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। एंड गवर्नमेंट ने किसको सपोर्ट किया था, गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज़ को, यानी गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था वो सबसे ज़्यादा किसे मिला था, वो मिला था हैवी इंडस्ट्रीज़ को, या हम कहेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, इन्हें सबसे ज़्यादा वहाँ पर फोकस किया गया था। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जो थी सपोर्ट मिली थी। तो फिर किम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी किम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी जिसे कहा जाता है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ये 1996 में ऑर्गेनाइजेशन थी जो वो अडॉप्ट कर ली थी। लेकिन क्या हुआ था, कुछ ट्रेड डेफिसिट उन्होंने फेस किए थे। डेफिसिट्स का मतलब कमी हो जाना। तो ट्रेड डेफिसिट उन्होंने फेस किए थे। किस वजह से फेस किए थे? पुअर मैनेजमेंट की वजह से। किस वजह से? पुअर मैनेजमेंट की वजह से। और ये पुअर मैनेजमेंट जो थी वो किसकी थी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। किसकी थी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वजह से इस एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कंट्री को, ट्रेड डेफिसिट फेस करनी पड़ी थी और इन्हें फॉरेन करेंसी क्राइसिस भी हुए थे। क्या हुए थे? फॉरेन करेंसी क्राइसिस भी हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या ली थी? IMF की हेल्प ली थी, यानी इन्होंने यहाँ से मनी लोन ली थी। मैंने जैसे आपको पहले बताया IMF का रोल आएगा इसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सिर्फ अपने ही मेंबर्स को क्या करते हैं? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने इसकी हेल्प ली थी और साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ ही क्या हो रहा था, बहुत से एफर्ट्स किए जा रहे थे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के। तो वहाँ बहुत से जो थे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ एफर्ट्स किए जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ की जो पब्लिक थी ना, वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। क्या थी? कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। क्यों? IMF से जो इन्होंने लोन लिया था उसकी रीपेमेंट के लिए जो लोगों ने हेल्प की थी, वो हेल्प की थी गोल्ड की फॉर्म में। क्या की थी? गोल्ड की। हर किसी सिटीज़न ने अपने हिस्से का, यानी उनके पास जो गोल्ड था वो कंट्री को दिया था, ताकि वो जो कंट्री है वो अपना लोन रीपे कर पाए। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उसने ज़्यादा लोन दिया था, गोल्ड दिया था, और किसी के पास कम है तो उसने कम गोल्ड दिया था। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है जो कोरिया में हुई थी, कि पब्लिक ने अपने घरों के जो सोने थे वो उठा के कंट्री का लोन उतरवाने में मदद की थी। फिर क्या हुआ था? दिसंबर 1997 में लॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी लीडर जो था वो इलेक्ट हुआ था और उसका नाम था किम डे जेंग। ठीक है, तो ये
लॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी लीडर था जो फर्स्ट टाइम कोरिया में प्रेसिडेंट बना था। और इसने ये जो प्रेसिडेंट बना था ना, एक तो ऑपोजिशन पार्टी का था और उस टाइम पे बहुत ही पीसफुल इलेक्शन वहाँ पर हुए थे, यानी कोई वायलेंस नहीं हुआ और ये पावर में आ गया था और पीसफुल पावर जो थी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी। फिर 2008 में जो प्रेसिडेंसी थी वो चेंज हुई और वो आई ली म्यंग बैक के पास। यहाँ पे भी जो इलेक्शन हुए थे बहुत ही पीसफुली इलेक्शंस हुए थे और इसने रो म्यू हान की एडमिनिस्ट्रेशन ले ली थी। फिर 2012 में यानी 2012 में कंजर्वेटिव पार्टी का जो बंदा था वो चुना गया था और एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कोरिया में बनी थी और वो थी पाक जियोन ही। कौन थी? पाक जियोन ही। ये जो थी ना, ये पाक चंग ही की डिसेंडेंट थी, यानी उसकी बेटी थी, वंशज थी, वो पावर में आ गई थी। इसकी वजह से जो थी वो पावर में आई थी, लेकिन इससे ना कुछ गलतियां हो गई थी। क्या हो गई थी? कुछ गलतियां हो गई थी। तो क्या, एक तो सीक्रेटली मैनेज गवर्नमेंट अफेयर्स पाए गए थे, जिस वजह से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, यानी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इसको पावर से हटाया जा सके। और मार्च 2017 में ये जो लेडी थी इस पोस्ट को छोड़ जाती है और फिर मई 2017 में एक बंदा आता है जो पावर में आता है, उसका नाम है मून जे इन। वो प्रेसिडेंट बन जाता है और ये भी थर्ड टाइम पीसफुल पावर ट्रांसफ़र होती है, यानी जब ये इलेक्शन होते हैं तो वो भी बहुत ही पीसफुल होते हैं। तो इस तरह से जो थी कोरियन डेमोक्रेसी वहाँ पर हुई थी। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ टू रोड्स मॉडर्नाइजेशन। हमने इस चैप्टर में मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन टू रोड्स मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ा। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा कि जापान और चाइना का मॉडर्नाइजेशन और कोरिया और ताइवान का मॉडर्नाइजेशन बहुत ही अलग अलग था। हमने इसमें हिस्ट्री ऑफ जापान एंड चाइना पढ़ी और साथ में हमने ताइवान और कोरिया की स्टोरीज़ पढ़ी। तो दोनों की जो हिस्टोरिकल कंडीशंस थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। ठीक है, तो इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ जापान एंड चाइना और साथ ही साथ, अगर मैं इसे पैरेलल लाइन लगा दूं तो साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा? स्टोरी ऑफ कोरिया एंड ताइवान। दोनों की जो हिस्ट्री थी, द हिस्ट्री पाथ था, वो डिफरेंट था। ठीक है, तो इसी वजह से टू रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन कहा गया था। जापान ने जो है ना वो अपनी इंडिपेंडेंस को रिटेन करके रखा था, सक्सेसफुली रिटेन किया था उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को। क्या किया था? हमने जैसे पढ़ा कि उसने ट्रेडिशनल स्किल्स तो ज़रूर ट्रेडिशनल स्किल्स का यूज़ किया था, लेकिन इन ट्रेडिशनल स्किल्स का जब उन्होंने यूज़ किया ना तो वो न्यू स्टाइल्स में किया था। जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो वो न्यू स्टाइल में की थी, ट्रेडिशनल वे में नहीं की थी। स्किल्स वही थी, बस उन्हें यूज़ करने का जो तरीका था वो एक नया था, इनोवेटिव था। और जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे इलाइट ने मॉडर्नाइजेशन पास चूज़ किया था, अग्रेसिव नेशनलिज्म आई थी। और जो जापान का प्रोग्राम था मॉडर्नाइजेशन के लिए, जापान का प्रोग्राम था मॉडर्नाइजेशन को लेकर, तो वो क्या था? उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को न्यू स्टाइल में अडॉप्ट करा था। क्या किया था? वेस्टर्न कल्चर को न्यू स्टाइल में अडॉप्ट किया था। इस तरह से चाइना मॉडर्नाइजेशन पाथ में चला था, यानी उन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नए स्टाइल में निकाला था। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, इस वजह से चेंजेस आए थे। किसमें? सोशल ऑब्वियस है, पॉलिटिकल एंड डेली लाइफ ऑफ पीपल, सब में
चेंजेस आए थे। तो जो जैसे और लेकिन ये जो चेंजेस आए थे वो डिफरेंट वेज में आए थे। चाइना में अलग तरीके से आए थे और जापान में अलग तरीके से आए थे, ताइवान में अलग तरीके से आए थे एंड कोरिया में अलग तरीके से आए थे। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है मीजी स्कूल का, जैसे हमने लास्ट टाइम में भी बात करी। तो मीजी स्कूल में बहुत नए नए सब्जेक्ट्स जो थे वो बच्चों को पढ़ाए गए थे, लेकिन उनका जो मेन फोकस था ना, वो मेन फोकस था उनका, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए लेकिन फोकस किस पे था? लॉयल्टी पे था। किस पे था? लॉयल्टी पे। उनका अल्टीमेट टारगेट ये था कि उन्होंने लॉयल सिटीजन्स वहाँ पर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? लॉयल सिटीजन्स उन्होंने बनाने हैं। यानी राजा जो महाराजा वहाँ हुआ करते थे, उनको यही सिखाया जाता था कि आपने अपनी प्रजा के लिए, अपनी अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहना है। तो इस तरह से वहाँ की एजुकेशन सिस्टम था। और अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का जो मॉडर्नाइजेशन का पाथ था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। उन्होंने क्या किया था, मतलब चाइना और जापान का मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं कंबाइन होता था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट था। जैसे हमने किंग डायनेस्टी की बात की थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रोल हो जाता है वो वीक पड़ जाता है और फिर वहाँ पर क्या आते हैं? डेमोक्रेसी आ जाती है। ठीक है। तो 1920 सेंचुरी में, 19th एंड 20th सेंचुरी में जो सीसीपी है यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फोकस करती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो फोकस करती है। वीमेन एविल्स जो थे उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाता है। वीमेन सोशल एविल्स मतलब जो लेडीज़ के लिए सोशल एविल्स थी उन्हें दूर किया जाने लगा था। और बहुत ही कम्युनिस्ट प्रोग्राम जो थे वो वहाँ पर लॉन्च किए गए थे। क्या किए गए थे? लॉन्च किए गए थे। और ये प्रॉमिस किया गया था इन प्रोग्राम में, क्या प्रॉमिस किया गया था कि वो क्या करेंगे? रिप्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम को हटा देंगे। रिप्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्रीडम जो है वो बहुत कम कर दी जाती है, यानी रिप्रेसिव को हटा दिया जाएगा और लिबरलाइजेशन और इक्वालिटी जैसे स्लोगन्स को फॉलो किया जाएगा। यानी लिबर्टी एंड इक्वालिटी को प्रोवाइड किया जाएगा लोगों में। और साथ ही साथ ओल्ड इनइक्वालिटी यानी जो पुराने टाइम से इनइक्वालिटीज़ होती आ रही थी उसे रिमूव कर दिया जाएगा एंड एजुकेशन को स्प्रेड किया जाएगा। तो ये जो प्रॉमिस थे वो सीसीपी ने किए थे कम्युनिस्ट प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए, और इस तरह से जो चाइना था वो मॉडर्नाइजेशन की बात पर था। तो यही हमारा चैप्टर था जिसमें हमने जापान और चाइना के मॉडर्नाइजेशन पाथ के बारे में पढ़ा। देखा कि चाइना और जापान में मॉडर्नाइजेशन हुई थी लेकिन दोनों का जो मेथड था वो अलग अलग था। और इसके प्लस हमने ताइवान और कोरिया की स्टोरी पढ़ी थी। आई होप आपको ये लास्ट लेक्चर समझ आया होगा। और after discussing this chapter, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. अब हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे स्कूल में। So take care. Bye bye. Thank you.